स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन लिटरेचर की कुछ शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की कुछ शॉर्ट स्टोरीज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब इस तरीके से मैंने जिस तरीके से यहाँ पर कुछ शॉर्ट स्टोरीज राइटर्स को ऐड किया है, जैसे आपके रस्किन बॉन्ड है, इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी जाती है और इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, इनकी इतनी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी मैंने इस तरीके से रुद्रयार्ड किपलिंग को ऐड किया है। इसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड है, ऑस्कर विली है, विलियम फ्लॉन्कर है। इनके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं उन सबको मैंने इस क्लास में ऐड किया। ये क्लास आपकी थोड़ी लेंथी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की बुक थी उसमें जितने भी शॉर्ट स्टोरीज दी गई थी ना, जो बुक मेरे पास अवेलेबल थी, उनको भी लिखने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपकी ना ये वाली जो है ये कुछ ऑथर्स की है, कुछ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये एंटोन टेचको हैं, ओ हेनरी हैं, आर एन टैगोर हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको ऐड किया। लियो टोल्स्टॉय हैं, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इनको भी ऐड कर दिया है। क्या पता इसमें से भी कुछ पूछ ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और एनसीईआरटीज़ की जितनी शॉर्ट स्टोरीज थी ना उनको भी यहाँ पर ऐड किया है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए लिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन नॉवलिस्ट है और साथ साथ क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन राइटर हैं ये। इसके साथ साथ इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, 19 मई 1934 को, 19 मई 1934 को इनका बर्थ हुआ है। और वो कहाँ पर पैदा हुए हैं, ये कसोली सोलन हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे। ठीक है, इनका बचपन कहाँ बीता है, हिमाचल प्रदेश में, और बाद में कहाँ चले गए, देहरादून मसूरी में जाकर रहने लगे। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये बाद में कहाँ जाकर रहने लगे, उत्तराखंड में, और पहले इनका बर्थ पूछे तो कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में। तो आप देखेंगे कि इनकी स्टोरीज में ना आपको पहाड़, हिल्स, स्नो, इन सब चीज़ों के बारे में देखने को ज़्यादा मिलेगा। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो फर्स्ट नॉवल है इसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका पहला नॉवल है ये। वैसे तो ये शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है, बट इन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं जो ये आपके फेमस है। फर्स्ट जो नॉवल है उसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, जब ये 17 ईयर के थे तब इन्होंने इसको मतलब जब ये 17 ईयर के थे तब इन्होंने इसे लिखा था और 21 ईयर में इसे पब्लिश कराया था। ये किस पर बेस्ड है, ये ना मतलब अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं और ये ब्रिटेन चले जाते हैं वैसे तो, और वहाँ जाने के बाद जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो उसके बेस्ड उसको आधार बनाकर इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये इन्हें इस पुस्तक के लिए एक अवार्ड भी दिया गया है। यहाँ पर 1957 आएगा, मैंने गलती से 54 लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 1957 आएगा। इसके लिए इन्हें जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, द रूम ऑफ द रूफ के लिए इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, लेवलिन राइस। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब लिखा है इन्होंने, 1956 में लिखा है, और इसके लिए इन्हें अवार्ड कब दिया गया है, 1957 में। और कौन सा अवार्ड मिला है, लेवलिन राइस पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पद्मश्री से भी सम्मानित है और साथ साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री के साथ साथ पद्म भूषण से सम्मानित है। पद्मश्री कब मिला इन्हें, 1999 में मिला है, और साथ साथ 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इनके जो अवार्ड्स वगैरह होता है ना ये पूछ लेता है, तो आपको ये सब याद रखने हैं। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको जितने भी कराए हैं वो सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मान बुकर प्राइज मिला था अरुंधति रॉय को 1997 में, और 2006 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो इस तरीके से आपको सभी ईयर्स को याद रखा। अनीता देसाई को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें भी 2014 में पद्म पुरस्कार मिला था। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। अब इसके बाद जो मैं क्लास बनाऊंगी ना उसमें जितना भी मैंने कराया ना शॉर्ट स्टोरीज वाला, उन सबके आपके क्वेश्चन बनाकर आपको कराऊंगी। इससे क्या होगा, आपको रिमाइंड रहेगा कि हमने ये चीज वहां पर पढ़ी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। कौन से वर्क के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, तो देहरादून में तो वैसे भी रहते थे और देहरादून में आपको पता है बहुत सारे पेड़ भी हैं, तो इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। और कब लिखा है इन्होंने, 1992 में इसे लिखा है, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इसके बाद 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 3 बातें याद रखनी है। 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, उसके 7 साल बाद 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, उसके बाद 2014 में इन्हें पद्म भूषण मिलता है। यहाँ पर देखो, इसको ऐसे याद रख लेना, 1992 में जब हम 7 ऐड करते हैं तो 1997 आता है, और जब हम इन सबका सम करते हैं तो यहाँ सॉरी यहाँ 8 आएगा, ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे 7 बन रहा है, 2 और 3, हाँ 2 और 1 3 और 4 7, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 है, ठीक है, ये ट्रिक ठीक है हमारी। तो यहाँ पर 1992 में इनमें हम जब 7 ऐड करेंगे तो 1999 बनेगा, उसमें इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। पहले श्री वाला मिलेगा, ठीक है, छोटा, इसके बाद इन्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जब हम इन सबका सम कर देंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, और ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज उसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, साथ साथ उनकी ट्रिक्स भी बनाई है आपके लिए, मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। बच्चों के लिए इन्होंने पहली किताब लिखी थी एंग्री रिवर। तो आपसे पूछा जाए कि जो रस्किन बॉन्ड है उनकी पहली बुक कौन सी है जो इन्होंने चाइल्ड्स के लिए लिखी थी, तो इसका नाम क्या है, एंग्री रिवर है। इसके बाद इनका जो मेन कैरेक्टर रहता है इनकी स्टोरीज में, तो यहाँ पर इनका जो मेन कैरेक्टर रहता है उसका नाम है रस्टी, ठीक है। आपने ये रस्टी नाम का ना एक मतलब जो दूरदर्शन चैनल है उसके ऊपर एक शो भी आया करता था रस्टी के बारे में, तो ये वही रस्टी है। और ये क्या है, इनकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनका इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, रस्टी है। इन्होंने बच्चों के लिए 64 बुक्स लिखी हैं, और फर्स्ट स्टोरी बुक कौन सी है इनकी, अनटचेबल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने अनटचेबल नॉवल पढ़ा होगा जो अमूल्य राज आनंद ने लिखा है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो शॉर्ट स्टोरी है अनटचेबल की, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है। जब ये 16 की एज में थे तब इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इनके मेन कैरेक्टर कौन है, रस्टी है। 64 बुक्स इन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं, साथ साथ इनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है, अनटचेबल है। अनटचेबल जो नॉवल है वो किसका है, मुल्कराज आनंद का है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। और अवार्ड्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 1992 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इसके बाद हम 7 ऐड करेंगे तो 1999 उसमें इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उसके बाद सबका सम करेंगे तो 7 आएगा, इसका मतलब 2014 उसमें इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया। इसके बाद इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, मतलब सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है एन ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय, ठीक है। क्या नाम है इसका, एन ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय। मतलब सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क क्या होता है, जिसमें खुद की लाइफ से इंस्पायर होकर कुछ लिखा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा एन ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय। जब ये छोटे थे ना तो इनकी जो मदर थी ना वो मतलब किसी के साथ में और किसी के साथ शादी कर ली थी, इसलिए जो ये थे ना अपने पिता से बहुत ज्यादा अटैच थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रस्ट इनका जो मेन फिक्शन कैरेक्टर होता है। ये रस्ट यहाँ पर कौन है, देहरादून का अनाथ बच्चा है, इसकी स्टोरी बताई गई है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो बच्चा है ना ये कैसा होता है, ऑर्फन होता है, इसके पेरेंट्स नहीं होते, और इसमें इसका एक गार्डियन होता है, वो उसका नाम होता है जॉन, जिसके साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करता है, इससे बहुत ज्यादा काम करवाता है, ठीक है। तो जो रस्टी है ये सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से इसकी कैद से बाहर निकल जाऊं और मैं कहाँ भाग जाऊं, ब्रिटेन में भाग जाऊं। तो इस तरीके की बातें जो है वो जो इसका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इसमें मतलब इन्होंने बताई है। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ब्लू एम्ब्रेला। 1980 में लिखा था इन्होंने, ठीक है। कब लिखा है, द ब्लू एम्ब्रेला 1980 में लिखा है, और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। 2005 में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है ब्लू एम्ब्रेला, ठीक है। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है फॉर चिल्ड्रन की कैटेगरी के लिए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्क है इनका ये, द ब्लू एम्ब्रेला। ब्लू एम्ब्रेला कब आया, 1980 में आया है। 2005 में इस पर मूवी भी बन चुकी है ब्लू एम्ब्रेला। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें क्या होता है कि एक मतलब इसमें मैंने आगे पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, वहां एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। इसके बाद इस पर भी मूवी बनी है, सुशाना 7 हस्बैंड, इस पर भी एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है 7 खून माफ, जो प्रियंका चोपड़ा की है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए जो फर्स्ट नॉवल लिखी है उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, द हिडन पूल, ठीक है। क्या नाम है इसका, द हिडन पूल। ये क्या लिखी है इन्होंने, बच्चों के लिए पहली नॉवल लिखी है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि बच्चों के लिए जो पहली बुक थी उसका नाम था एंग्री बर्ड। इसके बाद है फ्लाइट ऑफ पीजन्स। फ्लाइट ऑफ पीजन्स क्या है, ये मतलब एक ये भी कैसी पोएम है, ये एक तरीके से आपको मतलब
जो पेट्रोटिज्म होता है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि 1857 की क्रांति इसमें दिखाई गई है। इस पर भी मूवी बन चुकी है जिसमें 1857 की स्टोरी बताई गई है। ठीक है, इसमें मतलब इनकी जितनी भी स्टोरीज है ना वो किससे मिलती जुलती मिलेंगी आपको, देहरादून से। ये किसके नाम से जाने जाते हैं, इन्हें हम जानते हैं मैन ऑफ इमेजिनेशन के नाम से, क्योंकि इनकी स्टोरीज में बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन देखने को मिलता है। ये इतने अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाते हैं किसी भी चीज को, फिर उनको अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, अपने नॉवल में लिखते हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन भी गए थे लेकिन फिर बाद में वापस इंडिया में आकर रहने लगे। फिर इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था, वहां पर लिखा था इन्होंने एक वर्क, द रूम ऑफ द रूफ, एट द एज ऑफ 16, एंड इन्होंने एट द एज ऑफ 17 में लिखा था। और पब्लिश कब कराया था, जब ये 21 ईयर्स के हुए थे। और कब लिखा था, 1956 में। 57 में इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके लिए, जॉन लेवलिन राइस अवार्ड। ठीक है, द रूम ऑफ द रूफ, ये इंपॉर्टेंट है इनका। इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज कौन सी हैं इनकी, अभी मैंने बताया था द ब्लू एम्ब्रेला, 1980 में लिखा है इन्होंने ब्लू एम्ब्रेला। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ है, इनकी कलेक्शन मतलब शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन में चिल्ड्रंस ओमिनियस। ठीक है, इसमें इनका जो फर्स्ट ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज है, ये पब्लिश हुई है। ये यूके गढ़वाल के छोटे से गांव के बच्ची होती है जिसका नाम होता है बिनिया, इसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है। ये किसके साथ रहती है, मतलब ये वहां पर गाँव में अपने मदर के साथ, अपने भाई के साथ रहती है। और इसमें जिसका भाई होता है उसका नाम होता है बिज्जू। ठीक है, तो जब ये ना गले के अंदर एक लियोपार्ड के पंजों का क्या पहने रखती है, पेंडेंट पहने रखते हैं। और एक बार ना मतलब इसके घर के पास में एक टूरिस्ट पार्क होता है, वहां पे क्या आते हैं, सभी घूमने के लिए आते हैं। और इसके पास 2 गाय है, इस एक का नाम नीलू है और एक का नाम गोरी है। तो ये जैसे ही वहां पर जाती है गायों वगैरह को चराने के लिए, तो उसे एक लेडी मिलती है, उसके पास ब्लू कलर का अम्ब्रेला होता है। तो फिर जिस तरीके से उस अम्ब्रेला को देखती है बहुत सुंदर होता है, तो इसका मन करता है कि क्यों ना मैं वो अम्ब्रेला ले लूं। और ये जो मैंने आपको बताया ना, गले में जो नेकलेस पहन रखा था इसने, ये जो नेकलेस होता है ये एक तरीके का बहुत लकी माना जाता है। ठीक है, तो ये लेडी इसको देखती है ना नेकलेस को, तो वो सोचती है कि क्यों ना मुझे ये नेकलेस मिल जाए। तो इसके बाद ये कहती है कि मुझे तुम अगर ब्लू वाला अम्ब्रेला दे दोगी तो मैं तुम्हें अपना नेकलेस दे दूंगी। इसलिए आपस में इसको एक्सचेंज कर लेती है। जब ये अपने गांव में इस अम्ब्रेला को लेकर आती है तो इनके गांव के लोग, मतलब वैसा अम्ब्रेला किसी के पास भी नहीं होता, तो सभी इसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है राम भरोसा, चाय वाला होता है। वो इसको बार बार कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम मुझे अम्ब्रेला दे दो। पर जो बिनिया होती है वो अम्ब्रेला नहीं देती है। तो राम भरोसा का क्या होता है, यहाँ पर एक जो मतलब राम इसके यहाँ काम करता है ये। ठीक है, तो ये बिनिया का छाता चुराने के लिए चला जाता है और राम भरोसे को बिना बताए। तो फिर सारे गांव में खबर फैल जाती है कि राम भरोसा ने इसे भिजवाया। तो इस तरीके की एक स्टोरी है ये। फिर बाद में जो बिनिया है ना, वो ये छाता जो राम भरोसे को दे देती है लास्ट में। और राम भरोसा क्या करता है, एक लियोपार्ड से मिलता है, लियोपार्ड का वो जो मैंने बताया था नेकलेस वो मिलता है। तो फिर राम भरोसा इसको वो नेकलेस बनवा के देता है। इस तरीके की स्टोरी है जिसका नाम है द ब्लू एम्ब्रेला। कब आई है, 1980 में आई है। इसके बाद इनकी शॉर्ट स्टोरी है मॉनसून डायरी। ये मॉनसून डायरी ना आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी। मतलब वहां पर ये एक तरीके की स्टोरी बताई गई है पूरी एक्सप्लेन करके। तो मैंने एनसीईआरटी से भी इसको कलेक्ट किया है क्योंकि आपके एनसीईआरटी की शॉर्ट स्टोरीज में से भी आने की संभावनाएं हो सकती हैं। शॉर्ट स्टोरीज क्या है, ये रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश लिए गए इसमें। ठीक है, मतलब ये क्या लिखते थे, अपनी डायरीज लिखते थे, तो उसके कुछ कलेक्शंस को इन्होंने इसमें ऐड किया है। और इसमें इन्होंने अलग अलग सीजन्स के बारे में बताया है। और ये डायरी लिखना कब स्टार्ट करते हैं, 24 जून से स्टार्ट होती है इनकी डायरी। ठीक है, इसके बाद ये 25 को क्या बताते हैं कि जो वेदर है वो कैसा है, ह्यूमिड हो गया है, मॉनसून का सीजन है। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब करते हैं हिल स्टेशन को, वेदर फ्रेंड को बताते हैं, लियोपर्ड और लिचिस का जिक्र करते हैं। ठीक है, 2 अगस्त को क्या कहते हैं कि जो रेन है वो कैसे है, ट्रॉपिकल रेन है, रुक जाती है रेन। यहाँ पर शीट्स, यहाँ पर कोबरा लिली के शीट्स का जिक्र करते हैं। ठीक है, और रेन मतलब ये जो है ना, इसमें लास्ट में आकर रेन जो है वो रुक जाती है। तो इस तरीके की स्टोरी है जिसका नाम है शॉर्ट मॉनसून डायरी। और 23 मार्च को ये एंड होती है। इंपॉर्टेंट है, 24 जून से शुरू होती है और नेक्स्ट ईयर 23 मार्च पर एंड होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी क्या है, ये स्टोरी एक बॉय की, हरी सिंह की। ये भी एनसीईआरटी की बुक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रखी है ना तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। थीफ स्टोरी जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। जब ये मतलब यहाँ पर एक 15 ईयर का एक करेक्टर होता है जिसका नाम हरी सिंह होता है। तो ये चोरी वगैरह करता है। तो इसको जो ये अनिल राइटर है ना, ये राइटर होता है। ये वैसे रियल में भी राइटर होता है स्टोरी में, जो कहानियां लिखता है और उससे कुछ पैसे कमाता है। तो एक दिन कहानी लिखकर पैसे लेके आता है घर पे। तो हरी सिंह के मन में कुछ पाप आ जाता है कि क्यों ना मैं इस पैसे को
चुरा लूँ। फिर ये ऐसा ही करता है, पैसे को चुरा कर स्टेशन पर भाग जाता है। फिर बहुत तेज बारिश होती है, जब ये मतलब वहां जाता है तो उसके मन में गिल्ट आ जाता है कि मैंने इस तरीके से पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, मैंने गलती कर दी है, मैं अनिल के पास रहता तो मुझे पढ़ाता, और ये सब बातें इसमें बताई गई। फिर ये हरी सिंह वापस आ जाता है इसके पास और अनिल इसको कुछ भी नहीं कहता, मतलब इसको पता तो लग ही जाता है किसने चोरी की थी, क्योंकि वो जो नोट थे वो बारिश में गीले हो चुके थे। इस तरीके की स्टोरी है जिसका नाम है थीफ स्टोरी। ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसके बाद है डस्ट ऑन माउंटेन। डस्ट ऑन माउंटेन जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बिश। बिश यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जो ठहरी गढ़वाल में रहता है, माउंटेन्स इलाकों में रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ये पुअर है। इसके जो फादर है ना वो नहीं है, तो ये इनका जो लाइफ स्टाइल है ना बहुत ज़्यादा पुअर है। फिर इसको काम करने के लिए मसूरी जाना पड़ता है, अपने गाँव से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर ये टी सेलर का काम करता है सिनेमा हॉल में। इसका एक फ्रेंड बन जाता है चित्रा। तो इस तरीके की ये स्टोरी बताई गई है जिसका क्या नाम है यहाँ पर, इसका डस्ट ऑन माउंटेन। ठीक है, इसका नाम है डस्ट ऑन माउंटेन, तो इंपॉर्टेंट है ये डस्ट ऑन माउंटेन। इसके बाद है द फ्लाइट। जो फ्लाइट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है, ये भी एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेगी। इसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक का नाम है रंजी और एक का नाम है सूरज। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में पहले ये लड़ाई हो जाती है। ये जो रणजी है ये राजपुताना है और ये राजपुरा में कुछ टाइम से रह रहा है। इसके साथ साथ एक सूरज है। ठीक है, ये एक बार ना ये पौंड के अंदर तैर रहा होता है, तो इसके साथ साथ सूरज पहुंच जाता है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। कहता है कि ये पौंड हमारा है, तुम ऐसे कैसे नहा सकते हो इसमें। इस तरीके की स्टोरी बताई गई है। बाद में दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, एक इसको मतलब वो कुश्ती करना सिखाता है और दूसरा इसको तैरना सिखाता है। तो इसका नाम था द फ्लाइट, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके बाद है फेरी टेल। फेरी टेल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फेरी टेल किसने लिखी है? ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। 17 ईयर्स की इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है चार्ली। इसमें यहाँ पर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उसका यूज किया गया है। इसके बाद है रस्टी। रस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस्टी एक बॉय है फ्रॉम द हिल्स। जहां पर भी आपको रस्टी दिखाई देना आप सीधा रस्किन बॉन्ड टिक कर देना। रस्टी कहाँ रहता है? देहरादून में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता है। और यहाँ इसमें ना जो रस्टी है उसके चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद है घोस्ट ट्रबल। घोस्ट ट्रबल जो है ये हिमालय के राजसी पहाड़ों की ह्यूमरस टेल है। ठीक है, यानी कि भूत के ऊपर डिपेंड है। मतलब एक तरीके से इसका जो थीम है ना वो कैसा है? हॉरर थीम है। इसमें जो नैरेटर है एक बॉय है और पोइट। ये प्रीट क्या होता है? पीपल के पेड़ के नीचे एक प्रेट रहता है जिसका नाम है इंडियन घोस्ट, जो टिपिकल इंडियन घोस्ट होते हैं जो लोगों को तंग करते हैं। तो इस तरीके की इसमें स्टोरी बताई गई है। इसके बाद है क्रिकेट फॉर क्रोकोडाइल स्टोरी। ये क्या है? शहर और गाँव के लड़के की आपस में फाइट होती है, इसके बारे में बताया गया है क्रिकेट ऑफ द क्रोकोडाइल में। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक लिखी है कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। जो रस्टी बॉय है, सबसे पहले हमने रस्टी पढ़ा है, रस्टी बॉय। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि जो रस्टी बॉय है, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, इससे आपको आसानी से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर रस्टी बॉय है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ प्राइवेट जू में रहता है। मतलब इन्होंने एक पोएम लिखी है, इसकी शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना उनके पास एक प्राइवेट जू था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा गया है। जो रस्टी बॉय है वो कहाँ रहता है? प्राइवेट जू में रहता है। फिर इसको कौन मिलता है? घोस्ट मिल जाता है। और जो घोस्ट है वो कहाँ रहता है? चेरी के पेड़ के नीचे रहता है। फिर वो क्या करता है? फेरी टेल सुनकर पेड़ से मतलब फेरी टेल सुनता है और पेड़ पर से पीजन उड़ जाते हैं। मतलब जब ये फेरी टेल सुनाता है, यहाँ पर जो घोस्ट है वो चेरी के पेड़ के नीचे फेरी टेल सुनाता है और उसके डर से पीजन उड़ जाते हैं और रूम की रूफ पर चले जाते हैं। तभी क्रोकोडाइल के आने से घोस्ट का सीजन माउंटेन पर मतलब घोस्ट का सीजन फिर से आ जाता है और माउंटेन पर डस्ट चला जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर अम्ब्रेला, ये इनकी ही है। ठीक है, इनकी स्टोरी है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए द ब्लू अम्ब्रेला वाली मैंने लिखी है जो शॉर्ट स्टोरी। जैसे यहाँ पर मैंने अब इसको एक्सप्लेन कर दिया। पहले मैंने आपको वो छोटी छोटी टर्म्स में बताया था ना, ग्रैंडफादर। जैसे ये क्या? रस्टी। सबसे पहले तो रस्टी आएगा। रस्टी के बाद कौन है यहाँ? ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। उसके बाद कौन है? घोस्ट ट्रबल। मैंने आपको बताया था पहले रस्टी है, फिर ग्रैंडफादर का प्राइवेट जू है, उसके बाद घोस्ट मिलता है। घोस्ट क्या करता है? चेरी के पेड़ पर जाता है। चेरी के पेड़ पर जाकर वहां जाता है तो पीजन उड़ जाते हैं। उसके बाद रूम की रूफ पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है। क्रोकोडाइल क्या करता है? क्रोकोडाइल के आने से फिर से घोस्ट का सीजन आ जाता है और क्या हो जाती है? माउंटेन्स पर डस्ट जमा हो जाती है और यहाँ पर फिर ब्लू एमरेला है। तो ये सब है रस्किन बॉन्ड की जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनकी ट्रिक। सबसे पहले हमने पढ़ा है रस्टी। रस्टी कहाँ पर है? जू में है। ठीक है, जू के बाद वो कहाँ जाता है? एक तरीके से घोस्ट होता है ट्रबल में। इसके बाद चैरिटी पर बैठ जाता है और पीजन उड़ जाते हैं और रूम ऑफ द रूफ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके बाद सीजन आ जाता है घोस्ट का। फिर डस्ट बैठ जाती है माउंटेन्स पर और
देन ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, ये ईयर वाइज नहीं लिखा है मैंने, कभी आप इसको ईयर वाइज सोचो, ये मैंने आपको बस ट्रिक बताई है कि इनकी ये शॉर्ट स्टोरीज हैं। अब एग्जाम में आपसे अगर 4 ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि इनकी कौन सी शॉर्ट स्टोरीज नहीं है, तब भी आप इसको टिक कर पाओगे। ऐसा मान लीजिए कि आपने एक राइटर की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ ली है, ठीक है, और मान लो आपसे किसी के बारे में पूछ लिया जाए कि ये मतलब इनमें से कौन सी शॉर्ट स्टोरीज किसकी नहीं है, तो आप आसानी से अब इसको टिक कर पाओगे। यहाँ पर है ऑस्कर वाइल्ड, ये अलग है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ऑस्कर वाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है सेल्फिश जायंट, ये एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक दिया गया है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है ये, ठीक है, बच्चों की स्टोरी है और एक जायंट की स्टोरी है। ठीक है, जो जायंट होता है ना, पहले कहीं गया हुआ होता है, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इसके पास एक गार्डन होता है, तो बच्चे उस गार्डन में आके जब भी स्कूल से आते हैं ना, तो उस गार्डन में खेलते हैं। तो कुछ दिन के बाद जो जायंट है वो वापस आ जाता है, और फिर जब ये वापस आता है ना, तो उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि बच्चे मेरे यहाँ पर आकर क्यों खेलते हैं। तो फिर जो जायंट है वो बच्चों को खेलने से मना कर देता है। उसके बाद जायंट कुछ समय के बाद बीमार हो जाता है, इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, ठंड पड़ती है, मतलब इसके वहाँ धूप नहीं निकलती, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, इस तरीके की स्टोरी है इसमें। और फिर बाद में जो ये एक दिन एक बच्चा गलती से मतलब इसके यहाँ पर आकर खेलने लगता है, तो वापस से मतलब सीजन अच्छा हो जाता है और धूप निकल आती है, तो ये भी जो है ना जायंट, वो अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर इसको छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, वो मतलब जो बच्चा होता है वो एक तरीके से क्या होता है, मतलब कहाँ से आता है, हीवन से आता है, स्वर्ग से आता है इसको लेने के लिए, और फिर इसकी यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद है विलियम फॉल्कनर। विलियम फॉल्कनर जो है अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये 1897 में इनका बर्थ हुआ था, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको शायद आपको समझ में आ जाए यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ अपने अकॉर्डिंग इसको लिखा है, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये बहुत सारा था, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा जचा कर भी नहीं लिख सकती थी, इसको लिखने में भी कम से कम मुझे 4 घंटे लग गए हैं। इतना मतलब इसके लिए सर्च कर करके लिखना पड़ता है कि मैं इसको कहाँ से लिखूं, और फिर बुक्स में से भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर है ए रोज ऑफ एमिली। रोज ऑफ एमिली क्या है, एमिली गियर्सन ने लिखा है, मतलब इसमें एक कैरेक्टर है एमिली गियर्सन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। आपसे पूछ लेगा कि जो फ्लंकर है, इनका नाम क्या है, फ्लॉन्कर। ठीक है, विलियम फ्लॉन्कर। इनकी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, ये एमिली कैरेक्टर है, कौन से वर्क में है, तो ये है प्रोज ऑफ द रोज ऑफ एमिली। रोज है, सॉरी, रोज। ठीक है, जब ये जीवित होती है ना, तो इसे कोई भी रोज नहीं मिलता है। और ये क्या लिखते हैं, इनमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, एमिली गियर्सन। ठीक है, इसे स्टोरी में एक भी रोज नहीं मिलता, और ये तब बताई जा रही है, स्टार्ट तब से होती है जब इसकी डेथ हो जाती है। मतलब इसका जो घर होता है ना, सभी ये देखना चाहते हैं कि इसके घर में ऐसा क्या है, क्योंकि 10 साल से ये घर से बाहर ही नहीं निकलती। और जब ये मतलब जब इसकी डेथ होती है ना, तो इसके घर में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। तो इस तरीके से जब इसका घर खोलकर देखा जाता है ना, तो इसमें एक डेड बॉडी मिलती है, और वो डेड बॉडी होती है इस बैरन की। ये बैरन जो है एमिली गियर्सन का क्या होता है, बी लव्ड होता है। तो ये ना मतलब इसको मार देती है वो चूहे का जहर देकर, और 10 साल तक उसी की बॉडी के साथ में रहती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर इस स्टोरी में इस तरीके की जो एंडिंग दिखाई गई है, मतलब यहाँ पर जो डेथ है ना, इसकी डेथ पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये स्टोरी है एमिली गियर्सन की, और इसका नेम है ए रोज ऑफ एमिली। पीटी शो करने के लिए इस जो एमिली है ना, इस पर जो दया दिखाने के लिए जो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं विलियम फ्लॉन्कर, उन्होंने इसे लिखा है। इसके बाद इनकी एक नेक्स्ट पोएम आती है, नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी आती है, ये मैंने सीरीज वाइज लिखी है। अब देखिए यहाँ 1930 में लिखी है ये। इसके बाद ड्राई सितंबर है, 1931 में आई है। शॉर्ट स्टोरीज के ना ईयर्स आई थिंक कम ही पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज है ना, ये आपसे इसलिए पूछी जाएंगी कि इसकी कौन सी शॉर्ट स्टोरीज है, इस शॉर्ट स्टोरीज में क्या है, इस तरीके की ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक पे मैं टेस्ट सीरीज भी देती हूँ ना, तो वहाँ भी ऐसे करेक्टर भी पूछे गए होते हैं कि बताइए ये करेक्टर कौन से शॉर्ट स्टोरी में है, ये किसने लिखी है, ठीक है, और ये कौन सी मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर की स्टोरी नहीं है। तो इस तरीके की शॉर्ट स्टोरीज आपको देखने को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ड्राई सितंबर जो है 1931 में आई है, और इसमें क्या होता है, मंथ ऑफ सितंबर के महीने का इसमें जिक्र किया गया है, बेस्ड ऑन द रन। इसमें ना एक वाइट अमेरिकन वुमेन होती है, वाइट अमेरिकन वुमेन और साउथ अमेरिका का जिक्र किया गया है, और इसमें एक ब्लैक मैन होता है। ठीक है, जो व्हाइट अमेरिकन वुमेन होती है ना, जो ये ब्लैक मैन होता है, उस मतलब किसको दिखाया गया है यहाँ पर, जो रंग भेद था ना पहले व्हाइट और गोरे और काले लोगों के बीच में, उसको यहाँ ड्राई सितंबर में दिखाया गया है। ठीक है, इसको मतलब ये मिनी कूपर जो महिला, इस महिला का नाम मिनी कूपर है। ऐसा कहा जाता है मिनी कूपर जो है ना,
इसमें हाँ, ये जो महिला है वाइट अमेरिकन, इसका नाम है मिनी कूपर। मिनी कूपर जो है ना, इस पर ये ऐसा कहा गया है कि जो ब्लैक मैन है इस पर हमला कर देता है। तो इस तरीके की ऐसा दिखाया जाता है कि वाइट महिला ऐसा गलत क्यों बोलेगी, वाइट महिला तो कभी गलत ही नहीं हो सकती, ठीक है। और इसको ये बाद में ये जो ब्लैक मैन है इसको पीट देते हैं, पकड़कर मार देते हैं कि तूने इसको ऐसा क्यों कहा। एक सिर्फ एक र्यूमर के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, र्यूमर के ऊपर ये ब्लैक लोगों को मार देते हैं, ठीक है, और बिना कुछ सोचे समझे। तो इन सब बातों को इसमें दिखाया गया है ड्राई सितंबर में। तो ये है किस पर डिपेंड है, आपके रंग भेद पर डिपेंड है ड्राई सितंबर। जो विलियम फ्लॉन्कर है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनकी 2 स्टोरीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ड्राई सितंबर हमने पढ़ी है, और इससे पहले हमने वो रोज ऑफ द एमिलन पढ़ी है। क्या नाम है उसका, एमिली, ठीक है, रोज ऑफ द एमिली। इसके बाद है द इवनिंग सन, ये भी इंपॉर्टेंट है द इवनिंग सन। ये नरेट की गई है क्वेंटिन कैप्सोन के द्वारा। ये जो क्वेंटिन कैप्सोन है ना, इनका मेन कैरेक्टर होता है ये, ठीक है। इनकी स्टोरीज में मोस्ट फेमस कैरेक्टर है इनका। ये भी ब्लैक वुमेन की कहानी पर बेस्ड है। 1931 में पब्लिश हुई थी। ये ब्लैक वुमेन है, इसका हस्बैंड भी ब्लैक वुमेन होता है, बट मतलब इसमें ऐसा दिखाया गया कि जो ब्लैक वुमेन है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी व्हाइट मैन के द्वारा। तो जो ये इसका जो हस्बैंड है ना वो इसको मारना चाहता है इसमें। तो ये सारी बातें इस द इवनिंग सन में बोली गई। 1931 में पब्लिश हुई थी ये। इसके बाद है द टॉल मैन। टॉल मैन कब आती है, 1941 में आती है। द टॉल मैन जो है ना ये पेट्रोडिज्म पर बेस्ड है, और ईच पर्सन, ठीक है। इसमें बताया गया वी डोंट नीड गवर्नमेंट। इसमें ये कहा गया है कि हमें जो गवर्नमेंट है उसकी कोई नीड नहीं है, हम अपना काम करने में खुद एबल है, हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए ये सब कर सकते हैं। तो ये टॉल मैन में बताया गया। टॉल मैन किसने लिखी है, आपके विलियम फ्लॉन्कर ने लिखी है। इसके बाद है यहाँ पर शीगल्स फॉर द लॉर्ड। शीगल्स फॉर द लॉर्ड जो है 1943 में आती है और पब्लिश होती है द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में। इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन है जिसमें इनकी स्टोरीज पब्लिश हुई हैं। जैसे द सैटरडे इवनिंग पोस्ट है 1943 में हुई है। ये क्या है, कॉमेडी पोएम है। इसके कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है, सॉरी शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। इसके बाद है माउंटेन विक्ट्री। माउंटेन विक्ट्री जो है वो 1932 में आई है और इसमें ही ये पब्लिश हुई थी। इसी जो मैंने ऊपर बताया ना द सैटरडे इवनिंग, इसी में पब्लिश हुई है। इसके बाद है एमिलीज। एमिलीज मतलब मैंने यहाँ पर इसकी ट्रिक लिख दी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हमने द रोज ऑफ एमिली पढ़ी, ठीक है। ये कब आई, 1930 में आई है। ये सीरीज में लिखी गई है। एमिली सितंबर में 1931 में एमिली, फिर हमने पढ़ा वो जो सितंबर ड्राई सितंबर पढ़ा था, एमिली सितंबर में, ठीक है। इसके बाद सितंबर के बाद इवनिंग में कहाँ गई, इसने विक्ट्री प्राप्त की, टॉल मैन के साथ भगवान के घर गई, यानी कि लॉर्ड के मंदिर में गई, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी स्टोरीज हैं। एमिली है ड्राई सितंबर में, इवनिंग में विक्ट्री ली, फिर टॉल मैन के साथ लॉर्ड गई, ठीक है। तो ये सारी शॉर्ट स्टोरीज किसकी हैं, यहाँ पर विलियम फ्लॉन्कर की हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपकी। सबसे पहले एमिली 1930 में आई है, सितंबर 1931 में आई है, इवनिंग 1931 में आई है, विक्ट्री 1932 में है, टॉल मैन 1941 में है, और लॉर्ड ये 1943 में है, ठीक है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद है गाई डी मॉसी पिसेंट। मतलब इनका अजीब सा ही नाम है, अपने आप देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। तो गाई डी मॉसी पिसेंट ये क्या है, फ्रेंच राइटर हैं, ठीक है। तो कैसे राइटर है, फ्रेंच। विलियम फ्लॉन्कर कैसे थे, यूएसए के थे। रस्किन बॉन्ड कहाँ के, इंडिया में उनका बोर्न हुआ है, ठीक है। ये गाई डी मॉसी पिसेंट फ्रेंच है और ये मतलब 19th सेंचुरी के हैं। इनकी जो मोस्ट फेमस जो वर्क है ना वो है द नेकलेस। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एनसीईआरटी की बुक में है, ये चैप्टर 10th क्लास में आई थिंक ये। और ये ब्यूटीफुल पुअर वुमेन की स्टोरी बताता है। आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें ये जो वुमेन है उसका नेकलेस गुम हो जाता है, और ये 40,000 फ्रैंक का बताता है वो, जहाँ पर ये इस नेकलेस को लेकर जाती है। बाद में इसको पता लगता है कि जो नेकलेस था ये तो नकली था। तो इस तरीके की मैटलीडा है, इसका जो मेन कैरेक्टर है मैटलीडा। कब आई है, 1884 में। और कब पब्लिश हुई थी ये, फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। किस नाम से, मतलब फ्रेंच न्यूज़पेपर का नाम क्या है, ला गोलियस में पब्लिश हुई है। तो इनका नाम है द नेकलेस अ ब्यूटीफुल वुमेन। मतलब जो इसमें ब्यूटीफुल वुमेन मैटलीडा की स्टोरी बताई गई है। तो ये लिखी है द नेकलेस, लिखी है गाई डी मॉसी पिसेंट ने। कहाँ के हैं, फ्रेंच के हैं, फ्रांस के हैं, फ्रेंच राइटर है। इसके बाद इन्होंने लिखी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। पीस ऑफ स्ट्रिंग 1883 में आई है। इंक्लूडेड द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, मतलब ये किस में इंक्लूड की गई है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है उसमें भी इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो द पीस ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 1883 में आई है ये। इसके बाद है पर्शियन अफेयर। ये पर्शियन अफेयर किसके, एक रिच पेरिस हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा द रिच पेरिस सोसाइटी, मतलब रिच पेरिस सोसाइटी की बात की गई है यहाँ पर। और ये प्रोस्टिट्यूट की बात है, ये वुमेन की स्टोरी है जो क्या है, एक प्रोस्टिट्यूट्स है, ठीक है। और इसके बारे में और एक क्या है यहाँ पर, प्ले बॉय है। तो उन दोनों की इसमें अफेयर बताया गया, इसकी स्टोरी बताई गई है। तो ये पर्शियन अफेयर की स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम देख लेते हैं अनलेस ब्यूटी भी किसने लिखी है, जो गाई डी, जो भी इनका नाम है,
GDM, ठीक है, GDM से याद कर लेना। अनलेस ब्यूटी, ठीक है, तो इसका नाम है अनलेस ब्यूटी में इन्होंने लिखे अनलेस ब्यूटी, इसके साथ टू फ्रेंड और मदर यहाँ पर सेंज लिखा है इन्होंने। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। तो हमने क्या क्या पढ़ा इनके बारे में? सबसे पहले नेकलेस, नेकलेस में क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब नेकलेस लिया, नेकलेस में क्या डाली? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से फिर इनका क्या हो गया? अफेयर, अफेयर हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्यूटीफुल थे, ब्यूटीफुल थे तो दोनों फ्रेंड्स थे और फिर बाद में मदर, तो ये अलग याद कर लेना, टू फ्रेंड्स एंड मदर सैवेज। तो सबसे पहले नेकलेस, नेकलेस के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद अफेयर, अफेयर के बाद यहाँ पर अनलेस ब्यूटी, टू फ्रेंड्स एंड मदर सैवेज, इसको ऐसे याद रख लेना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियम सिडनी पोर्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इनको किसने, इनका जो पेन नेम है वो क्या है? ओ हेनरी, ठीक है। ये क्या है? अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। विलियम सिडनी क्या है? अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। विलियम फ्लॉन्कर भी क्या थे? यूएसए के थे और ये भी क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इसका जो फेमस वर्क है ना इनका, द गिफ्ट ऑफ मैगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरी स्टोरी ना ग्रेजुएशन की बुक में दी गई है। मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन की बुक में जितनी शॉर्ट स्टोरीज थी ना वो भी सब लिख दी है और आपको वो मैं पढ़ा दूंगी, क्या पता उसमें से कुछ आ जाए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्क है ना जो हम मतलब मास्टर डिग्री में हम बस उनको ऐसे ही पढ़ते हैं, उनको मतलब हेडिंग्स पढ़ते हैं और वहाँ जो ग्रेजुएशन की बुक होती है वहाँ उसमें इनको एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो गिफ्ट ऑफ मैगी क्या है? ये कपल की स्टोरी है, मतलब ये ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है गिफ्ट ऑफ मैगी। इसमें ना एक कपल होता है जो क्रिसमस पर ना एक दूसरे को प्रेजेंट देना चाहता है और अपने जो फेवरेट चीज होती है ना, जो एक दूसरे की फेवरेट होती है, उनको ही गिरवी रख देता है। जो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है ना, जो फीमेल कैरेक्टर है, उसके जो बाल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, जो इसका जो हस्बैंड होता है उसको इसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो क्या करती है? बालों को कटवाकर उसके लिए प्रेजेंट ले आती है। और जो ये मेल होता है ना वो क्या करता है यहाँ पर इसके लिए अपनी जो गोल्डन वॉच है उसको बेच देता है। और जो ये गिफ्ट भी लेकर आते हैं ना एक दूसरे के लिए, जो ये मेल कैरेक्टर है, अपनी जो फीमेल है, अपनी इसकी जो वाइफ है, उसके लिए क्या लेकर आता है? कॉम का पैकेट लेकर आता है गिफ्ट में। अब जब इसके हेयर्स ही कट जाते हैं तो कॉम किस काम किया है? और ये इसके लिए जो वॉच है उसमें डालने के लिए चेन लेकर आती है, तो अब ये वॉच ही बेच देता है तो वो चेन किस काम किया है? तो इसलिए जो ये स्टोरी है ना वो केयरिंग एंड लव पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर सम फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। इसके बाद ये मैं नेक्स्ट में आगे कराऊंगी आपको। यहाँ पर रुद्रयार्ड किपलिंग लिख दिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों के लिए भी लिखते हैं और एनसीईआरटी में इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई होगी और पर इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो आप इसको देख लेना। रुद्रयार्ड किपलिंग क्या है? इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनका जो बोर्न है वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब पैदा हुए? 30 दिसंबर 1865 को। ब्रिटिश इंडिया में इनका बोर्न हुआ था, मतलब जब ये यहाँ पर रहते थे तो ब्रिटिश इंडिया में बोर्न हुए थे। इनकी डेथ 1936 में यूके में हुई है। किसकी वजह से हुई है? अल्सर। अल्सर का एक दूसरा नाम है पेरिटोनिटिस, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक है ना, आप सभी ने सुना होगा, इनकी फेमस बुक का नाम है द जंगल बुक। जंगल बुक कब आई है? 1984 में आई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1907 में। ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और सबसे यंगेस्ट हैं ये, ठीक है, एट द एज ऑफ 41 की एज में इन्हें क्या मिला? यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला। कब मिला है? 1907 में मिला है। इनको जो मतलब इनकी जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है, मतलब इनको जहाँ दफनाया गया है तो वेस्टमिंस्टर एबे में। यहाँ पर जितने भी पोइट्स होते हैं ना, पोइट एरिया ये, जहाँ पर भी पोइट एरिया या जो भी फेमस राइटर्स हैं या फिर जो जिन्होंने भी लिटरेचर के लिए काम किया है उनको यहाँ उनका ये प्लेस होता है, ठीक है। इसके बाद इनका जो वर्क है किम कब आया? 1901 में आया है। इसके बाद है द मैन हु विल बी किंग, वो ये कब आया? 88 में आया है, ठीक है। तो 88 में क्या है? द मैन हु विल बी किंग, और किम आया है 1901 में। इसके बाद बाबा ब्लैक शिप भी लिखे इन्होंने 1888 में लिखी है। इसमें इन्होंने लिखा है, मतलब इसमें इन्होंने ये दिखाया गया है कि जब ये 6 साल के थे तो जब इनके पेरेंट्स इनको यहाँ से इंग्लैंड ले गए थे, तो इंग्लैंड में ले जाने के बाद इन्होंने 5 साल तक अपने बच्चे को कहाँ छोड़ दिया था? पालक घर यानी कि क्रैच टाइप में रख दिया था, और 5 साल बाद मतलब ये अपने पेरेंट्स से मिले थे। तो इस तरह की जो स्टोरी है ना बाबा ब्लैक शिप में दिखाई गई है। इसके बाद है हाउ टू कैमल गॉट इट्स हम्प। जो हाउ टू कैमल है ना उसको अपना हम्प कैसे मिलता है, ये एनसीईआरटी में है, ये आप इसको पढ़ लेना अगर आपका मन करे तो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्या पता इसमें से भी आ जाए। इसके बाद है टर्निप ऑफ सर्जरी, ये भी एनसीईआरटी की बुक में है।
ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। ये क्या है, इसमें एक डॉग होता है, एक रिच वुमेन होती है, उसका डॉग होता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, फिर ये जो डॉग है ना इसको मतलब ये इसको इतना ठूस ठूस कर खिलाती है कि बेचारा इतना ज्यादा बीमार हो जाता है। फिर ये एक डॉक्टर इसको लेने आता है, तो डॉक्टर उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, फिर ये बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, फिट हो जाता है। तो इस तरीके की स्टोरी है इसमें, ठीक है। इसके बाद है द रिकी टिकी स्टोरी भी इन्हीं की है। इसके साथ साथ द वाइट्स मैन बर्डन और ये गुंगू, ये इस तरीके की स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद है द पैंथम रिक्शा, जो ये स्टोरी लिखी है घोस्ट स्टोरी है द पैंथम रिक्शा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है। हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प, और वो जो डॉग वाली स्टोरीज हैं वो भी किसकी हैं, रस्किन बॉन्ड की हैं। इसके बाद मैंने लिखा है द स्ट्रेंज राइट ऑफ मोरोबल ज्यूक्स, 1885 में आई, एक टीनेजर की स्टोरी है ये। स्ट्रेंज राइट किसकी है, टीनेजर की है। इसके बाद है द मैन हु वुड बी द किंग, ये कब आई है, इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इनकी बेस्ट स्टोरी में से एक है, ये बेस्ट स्टोरी मानी जाती है, द मैन हु वुड बी किंग। तो ये किसने लिखी है, मैन हु वुड बी किंग, रुद्रयार्ड किपलिंग ने। इसके बाद है द मार्क ऑफ बीस्ट, 1890 में आई है, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितना भी वर्क था ना यहाँ पर रुद्रयार्ड किपलिंग का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, पैंथम रिक्शा, स्ट्रेंज राइड, रिक्शा है तो क्या लेकर जाएगा, राइड लेके जाएगा, राइड लेके गया किसको, मैन को, वुमैन क्या बन गया, राजा, बस यहाँ पर। इसके बाद में मार्क ऑफ द बीस्ट, ये स्टोरीज किसकी हैं यहाँ पर, रुद्रयार्ड किपलिंग की है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ स्टोरी लिखी है, ये आपकी ग्रेजुएशन की बुक में थी, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन, मतलब लेसन दिए गए थे और मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्या पता इसमें से भी कुछ पूछा जाए आपसे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा द बेट, ठीक है। जो तो बेट है ना, ये क्या है, एंटोन टेचकोव, तो ये एंटोन टेचकोव है, जो एल्सा द प्लॉट है ये, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर करेक्टर दिया गया है, और ये क्या है, मतलब इन्होंने क्या लिखा है, एल्सा द प्लॉट माई ड्रीम, इनके वर्क है, एंटोन टेचकोव के कुछ वर्क हैं। द बेट, ये स्टोरी है, इसमें ना मतलब अच्छी स्टोरी है, इसमें एक लॉयर होता है और एक दूसरा ऐसा बहुत अमीर सा पर्सन होता है, साहूकार होता है, तो इन दोनों के बीच में ना इसमें बेट लग जाती है कि कौन मतलब डेथ पेनल्टी अच्छी होती है या फिर जो इम्प्रिजनमेंट है वो अच्छा होता है। तो ये उस जो लॉयर है ना उसको ऐसा कहता है कि लॉयर बोलता है कि इम्प्रिजनमेंट अच्छा होता है, तो वो कहता है कि तू 15 साल इम्प्रिजन में रह के दिखा, मैं तुझे इतने रुपए दूंगा। तो फिर ये उसमें रहता है और उसको बाद में इतने दिन रहने के बाद वो कुछ बुक्स पढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, उसको ये पता लग जाता है कि लाइफ क्या होती है, तो उसके पैसे भी नहीं लेता, जिससे ये बेट लगाता है। तो इस तरीके की जो स्टोरी है द बेट, ये एंटोन टेचकोव ने लिखी है, रशियन ऑथर है एंटोन टेचकोव। तो इसके बारे में देख लेना, एंटोन टेचकोव क्या है, रशियन ऑथर है, इन्होंने कुछ अपने और भी वर्क लिखे हैं, जैसे वॉर एंड पीस के ऊपर लिखा है इन्होंने, एन ऑफ कैरेटिन इनका वर्क है। इसके बाद गिफ्ट ऑफ मैगी, अभी हमने पढ़ा है, ओ हेनरी ने लिखा है। विलियम सिडनी जो है ना, इन्हीं का नाम क्या है, ओ हेनरी है, ओ हेनरी इनका क्या है, पेन नेम है। इसके बाद है द पोस्टमास्टर किसने लिखा है, आर.एन. टैगोर ने लिखा है। ये मैंने आपको जब सभी इंडियन ये राइटर कराए थे ना, तब मैंने पोस्टमास्टर की स्टोरी आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रत्ना है, एक ऑर्फन गर्ल है जो इस पोस्टमास्टर के मतलब केयर करती है, और फिर ये जब जाने लगता है तो उसको कहती है कि आप यहाँ से ना जाइए। इसके बाद है द रिफ्यूजी का क्या है यहाँ पर, ये इसमें ना जो चाइना से आने वाले रिफ्यूजी थे ना, चाइना के रिफ्यूजीज की बात की गई है, पर्ल एस बक ने बात की। ये वैसे पर्ल एस बक का बोर्न जो है ना वो यूएसए में हुआ था, बट ये चाइना में रह रहे थे, और इन्होंने किसके लिए लिखा है, चाइना रिफ्यूजीज के लिखा है। जो ये रिफ्यूजीज है ना, ये गरीब नहीं होते, बहुत ज्यादा अमीर थे, इन्होंने बहुत अच्छे और वीआईपी कपड़े पहने हुए थे, रॉयल लुक था इनका, बट मतलब इसमें फिर ये क्या हो गए, इनके यहाँ पर फ्लड आ गई, इस वजह से क्या हो गए, गरीब हो गए, और इनको अपना देश छोड़कर यहाँ पर इस तरीके से आना पड़ा। उसमें से एक बूढ़ा आदमी था जो अपने पोते को लिया हुआ था, गोद में उठा रखा था उसने, और फिर भूख से मतलब ये भूख से मरे जा रहे थे, और लास्ट में ऐसा बताया गया कि जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो उस जो छोटा सा बच्चा होता है खुद खाना ना खाकर उसको खाना खिलाता है, और जो उसे एक रुपया मिलता है ना उसको भी बचा कर रखता है अपने उस छोटे से बच्चे के लिए। इसके बाद है 3 क्वेश्चंस है लियो टॉल्स्टॉय के। ये 1828 से 1910 में लियो टॉल्स्टॉय जो है ना, ये रशियन राइटर है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के एक किंग होता है जो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहता है, तो ये अपने मतलब एरिया के जो एक बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसके पास में जाता है, और वहां उसे इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। इसके बाद है लाइफ ऑफ माँ पार्कर, ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो ये वर्क है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ माँ पार्कर। इसमें माँ पार्कर एक बूढ़ी लेडी है, और इसमें इनकी मतलब मिजरेबल जो लाइफ है उसको बताया जाता है कि किस तरीके से इनकी फैमिली में
कैसे सबकी डेथ हो जाती है। इसका जो एक छोटा सा नाती होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। अब माँ पार्कर जो बूढ़ी है, अपने इमोशंस को किसी के सामने डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। ये सभी बातें लाइफ ऑफ माँ पार्कर में बताई गई हैं। माँ पार्कर की जो स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। इसके बाद द डाइंग डिटेक्टिव, डाइंग डिटेक्टिव जो है आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा है। इसके बाद अंडर द बैनियन ट्री, मैंने आपको ये स्टोरी पूरी की पूरी समझाई थी। ये किसकी है? आर के नारायणन की है। ठीक है, जो सभी को शाम को क्या सुनाता था? कहानी सुनाता था। बाद में इसकी जो मेमोरी है वो क्या होने लगी? लॉस होने लगा था। ठीक है, इसके बाद है दैट पगली। दैट पगली जो है डॉक्टर शर्मा ने लिखी है। ये पंचकुला से है और इसमें काऊ की स्टोरी बताई गई है। इसके बाद है आई एम आई ब्लू, ये एलाइस वॉकर की है और इसमें ये बताया गया हॉर्स की स्टोरी है ये। इसमें ये बताया गया कि जो जानवर है ना उनमें भी क्या होती है? फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये बोल नहीं पाते बट फिर भी इनमें क्या है? फीलिंग्स होती है। हमें इनके लिए क्या रहना चाहिए? थोड़ा सिंपैथेटिक रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में पूरी कंप्लीट जितने भी हमारे यहाँ शॉर्ट स्टोरीज राइटर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी करा दिए हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आप हमारी क्लास देखते रहिए, हमारी क्लास को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।